नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश 2 बजे और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिव सैनिकों के हंगामे की खबर से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान और बीसीसीआई के प्रमुख शशांक मनोहर की आज मुंबई में होने वाली बैठक से ऐन पहले शिव सैनिकों ने बीसीसीआई के दफ्तर में जबरदस्त हमला बोला, हंगामा किया। इसके चलते बातचीत फिलहाल टाल दी गई है। शिव सैनिकों ने बीसीसीआई दफ्तर में घुसकर न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि पाकिस्तान मुर्दाबाद तक के नारे भी लगाए। शिव सैनिकों ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट शशांक मनोहर को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने की भी धमकी दे दी। शहरयार बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट मनोहर के साथ आज ही बोर्ड के दफ्तर में मुलाकात करने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसमें दिसंबर में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने के प्रपोजल पर बातचीत हो सकती थी। शिवसेना की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं शिव सैनिकों के हंगामे पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने शिव सैनिकों का समर्थन किया है। संजय राउत ने हंगामे को देश की भावना बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि शिवसेना को ऐसे कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए और थोड़ा परहेज जरूर करना चाहिए। ऐसी प्रोटेस्ट नहीं था। हमारे शिवसैनिक बीसीसीआई में घुसे थे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शशांक मनोहर जी से भी उनकी बातचीत हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और आज पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के बारे में जो वार्तालाप होने वाला था वो रोकने की कोशिश की। ये देश की भावना है पाकिस्तान के खिलाफ, ये लोगों की भावना है और शिवसेना पाकिस्तान के बारे में देश भावना के साथ है, लोक भावना के साथ है। देखिए, जिस प्रकार से असहनशीलता बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि शिवसेना के नेताओं को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, विषय बहुत है। जहां एक तरफ हम गरीबी की लड़ाई से लड़ रहे हैं, देश को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जो औद्योगिक प्रांत है। देश और दुनिया में महाराष्ट्र और मुंबई की एक पहचान है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हरकतों से इस राज्य के प्रगति का नुकसान हो जाए, क्योंकि शिवसेना हमारे साथ वहां सरकार में है। तो मैं चाहूंगा कि सहनशीलता रखनी चाहिए और दुर्भावना से हट करके व्यवहारिकता पर उतरना उचित होगा। मेरा तो यही आग्रह है। उधर जम्मू कश्मीर में बीफ रखने की अफवाह को लेकर हमले में एक ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद से ही घाटी में आज तनाव व्याप्त है। आज ट्रक ड्राइवर के जनाजे के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। आपको बता दें कि रविवार को भी लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद हिंसा अचानक भड़क गई थी। वहीं कश्मीर के अनंतनाग में अलगाववादियों ने इस घटना के विरोध में बंद बुलाया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर की रात ट्रक ड्राइवर जाहिद रसूल भट्ट कश्मीर के उधमपुर से गुजर रहे थे। उनके ट्रक में बीफ रखे होने की अफवाह के बाद कुछ लोगों ने उन पर पेट्रोल बम से हमला बोल दिया। हमले में जाहिद 80% जल गए थे। जाहिद को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, जहां इलाज के दरमियान ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 4 दिन पहले से उधमपुर में एक लड़का जिस पे अटैक हुआ था वो क्रिटिकल था और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में था, वो क्रिटिकल था। वो कल उसकी डेथ हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज पूरा कश्मीर बंद है। जो कॉल दी कॉन्फ्रेंस के दोनों दर थे, उसने दोनों कॉल दी और यासीन शाह भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉल में जी। कुछ डाउनटाउन में कर्फ्यू भी लगाया है, मैक्सिमम भी है, क्रिटिकल कंडीशन है, अभी हालत खराब हो चुकी है। और मैं अपील करना चाहता हूँ सब भाइयों बहनों से कि जो भी हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, अमन से रहे, क्योंकि पीस हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस पर्टिकुलर इस कश्मीर के लिए, डेवलपमेंट के लिए पीस सबसे जरूरी है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान में एनडीए को भारी समर्थन मिलने का दावा किया। पटना में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि एनडीए को पहले चरण में 32 में से 34, जबकि दूसरे चरण में 22-24 से
सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही अमित शाह ने तीनों चरणों में भी एनडीए के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही अमित शाह ने लालू नीतीश पर भी जमकर निशाना साधा। पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है उसमें दोनों चरण के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास से एनडीए के सभी साथियों के पास जो रिपोर्ट आई है उसका नोट एक्सचेंज करने के बाद हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी विजयी होने जा रहे हैं। जो ध्यान आकृष्ट करने वाली बात आई है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है, और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ है। जो गठबंधन महागठबंधन के नाम से बना है वो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। नीतीश जी ने लगभग 20 साल तक लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा आए। लालू जी और नीतीश जी दोनों आजीवन बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते रहे। लोहिया जी, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की गैर कांग्रेसवाद की थियोरी को आगे बढ़ाकर उसी में पले, उसी में बड़े, राजनीतिक कैरियर बनाया। आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कांग्रेस के साथ भी आए हैं। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 कतई नहीं चाहती। विशेषकर अति पिछड़े, दलित और महादलित, उनके लिए 15 साल का जंगल राज का शासन, लालू जी का शासन दुस्वप्न की तरह है। वो फिर से नहीं चाहते कि उसी प्रकार का आतंक ये पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर, महादलितों पर हो। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा उत्साह अति पिछड़ों में, दलितों में और महादलितों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई पड़ा है। उधर अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज, अपने उस बयान पर उन्होंने सफाई दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो ये मोदी या फिर अमित शाह की हार नहीं होगी, बल्कि ये पूरे बिहार की हार होगी। अब साक्षी महाराज ने कहा है कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। 2/3 बहुमत से बिहार में नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। ये किसी से रुकने वाला नहीं है। जहां तक तरह तरह की खबरों का प्रश्न है, पता नहीं लोग कहां से चंदू खानी खबर लेके आ जाते हैं। मैं प्रारंभ से इस बात को कहता रहा हूं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों के खाते खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का और सपा का हाल हो गया, ऐसे ही नीतीश का और लालू का कहीं बिहार में हाल न हो जाए, ये भी मुझे आशंका है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 2/3 बहुमत से भी बड़े बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। ये अमित शाह जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का और एनडीए का जो वहां मेहनत है वो रंग लाने वाली है। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बीजेपी के धुआंधार प्रचार अभियान पर चुटकी ली है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी और इसी वजह से लालू और नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। अब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है। हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी इनको। अब इस सबका हवा निकल गया भाजपा का। अब फिल्मी कलाकार हेमा मालिनी को बुला रहा है। हेमा मालिनी आके वोट दिवा देगी इनको। बिहार में जिस तरीके से 2 फेज की
वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार लालू जी बोल रहे हैं कि हम जीत गए, हमारी सरकार बन रही है। देखिए, लालू जी झूठ के पुलिंदा है, नाटक है, बिहार को उपहास का विषय बना दिया है और जो इनका महागठबंधन है वो बिखर चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि इनके पास अब कोई तथ्य रह गए हैं चुनावी अभियान चलाने के लिए, और इसलिए लालू प्रसाद जी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। तो सच्चाई तो यह है कि पहले और दूसरे चरण में जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है, इससे नीतीश कुमार और लालू यादव बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। उनको हार दिख रही है। बिहार के दीवालों पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, अगली सरकार एनडीए की होगी और बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए का होगा। शायद ये बेचैनी का कारण है उनके ऐसे बयानों के लिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अभी भी बवाल जो है वो बरकरार है। हालांकि बीजेपी नेता हमेशा इस बात की सफाई देने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोध में नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी आरक्षण के मौजूदा स्वरूप के समर्थन में है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और रामकृपाल यादव ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में अभी पिछड़ों का विकास नहीं हुआ है, ऐसे में आरक्षण खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। संविधान ने दलित, आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। पहले कहा था, आज भी इस बात पर कायम है। पहले कभी नहीं कहा था उन्होंने कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। ये तो लालू यादव, नीतीश कुमार, जिनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझकर आरक्षण और बाकी के मुद्दों को उछाल रहे हैं, जबकि आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा है, तब तक कोई माई का लाल आरक्षण को न इधर कर सकता है न उधर कर सकता है। आरक्षण है, रहेगा। आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। रही बात मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी के बात को नेगेटिव लोग प्रचार किया। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था पार्लियामेंट में कि हम जब आरक्षण दे रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि कौन बढ़ा कौन घटा, और यदि किसको घटने की जा रहा है, जिसमें कमी हो रही है, उसको और संसाधन देकर के आगे बढ़ावेंगे, आरक्षण को और पुख्ता करेंगे। सेंटीमेंट उनका वो था, आरक्षण के विरोध में नहीं थे। वहीं आरक्षण पर बीजेपी की सफाई को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पलटवार किया। लालू ने बीजेपी से सवाल किया है कि वो गोलवलकर की किताब को कब जलाएगी। वहीं जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है, इसीलिए आरक्षण पर अब बीजेपी के तमाम नेता सफाई देने का काम कर रहे हैं। सब बीजेपी के गुरु हैं गोलवलकर, तो किताब को जलाओ, उसी में लिखा हुआ है। पहले ये तय करे अमित शाह, तय करे मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी कि गोलवलकर ने जो लिखा है, इनके गुरु उस एजेंडा को ही लागू करना चाहते हैं, आरक्षण दलितों का, पिछड़ों का। और दूसरी बात उसमें खतरनाक है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई नेता, दलित नेता या दलित आवे अनाउंस करके, तो अपर कास्ट के लोगों का प्रतिकार खदेड़ना जरूरी है। तो बंच ऑफ थॉट में जो है वो किताब, आप बोल रहे हो कि नहीं अभी हम नहीं लागू करेंगे, जो देखा है गिरगिट की तरह रात चाल बदलते रहता, वो किताब को जलाने का डेट तय करो। इस बात का प्रमाण है कि उनको पता चल गया है कि बिहार का चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के चुनाव में उनकी जो हार है, उस हार को देखते हुए अपनी बात को वो बदल रहे हैं। लेकिन आप जितना भी बात बदलें, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव में यहाँ के लोगों का मन बन गया है। आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उसको लोग जान गए हैं, तो इसलिए समय समय पर बयान बदलने से कुछ नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर अब तैयारी कर रही है। एक सॉफ्टवेयर की मदद से सरकार टैक्स चोरी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके साथ ही सरकार ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि आपको महज
48 घंटे में नया पैन नंबर जारी हो सकेगा। टैक्स चोरों की अब खैर नहीं, सिर्फ 48 घंटे में जारी होगा नया पैन नंबर। ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए सरकार जल्दी ही एक डिजिटल और स्मार्ट प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसके जरिए सरकार टैक्स पेयर्स के पैन कार्ड के जरिए हुई किसी भी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जान सकेगी। सरकार इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन परमानेंट अकाउंट नंबर के जरिए इसे शुरू करेगी। इनकम टैक्स विभाग को किसी शख्स के बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री की जांच करने में मदद मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर टूल से टैक्स अधिकारियों को उन लोगों की भी धरपकड़ में आसानी होगी जो नकली या फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विदेशों में ब्लैक मनी ले जाने और आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी। सरकार इस सॉफ्टवेयर को टैक्स डिपार्टमेंट और इससे जुड़े 2 संस्थान NSDL और UTIITSL को उपलब्ध कराएगी। इसकी मदद से नए कोड सिर्फ 48 घंटे में जारी किए जा सकेंगे। फिलहाल नया पैन नंबर जारी करने में 15 दिनों का वक्त लगता है। काले धन पर नजर रखने के लिए पैन का उपयोग बढ़ाने की सरकार की कोशिशों के बीच इस सॉफ्टवेयर को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार एक सीमा से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर को जरूरी बनाने पर भी विचार कर रही है। यानी अब टैक्स चोरों के बुरे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दुर्गा पूजा की रौनक की। तो दुर्गा पूजा की रौनक छा चुकी है। पटना में सैकड़ों पंडाल सज धज कर तैयार हो चुके हैं। अपने अपने हिसाब से लोग मां की आराधना में जुटे हुए हैं। पटना के श्री कृष्णापुरी पंडाल में लोग मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस पंडाल में एक खास मेहमान पूजा करने के लिए गुजरात से पहुंची। वो थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पत्नी सोनल शाह। बिहार चुनाव की वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आजकल पटना में कैंप कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पत्नी भी उनके साथ में है और श्री कृष्णापुरी के दुर्गा पंडाल में उन्होंने पूजा पाठ किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मां का पट खुल चुका है, सप्तमी है और तमाम दर्शक जो भक्त हैं वो पंडाल की तरफ आने लगे हैं। आपको बता दें कि इस पूजा अर्चना में ख़ास तौर पे मेहमान के तौर पे हम अभी मौजूद हैं कृष्णापुरी पंडाल में और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए, इस प्रतिमा को देखने के लिए तमाम जो भक्तगण हैं वो आ रहे हैं। देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है कृष्णापुरी के पंडाल पर और तमाम लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। हम जो दर्शन करने वालों में से हैं उसमें से बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की पत्नी हैं जो ख़ास तौर पे यहाँ पहुँची हैं दर्शन करने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँची हैं। आप देखिए किस शिद्दत के साथ, किस श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। साथ में तमाम लोग हैं, तमाम जो लोग हैं उनको ये दर्शन करा रहे हैं। जगह जगह पर घूमकर ये दर्शन कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं जो पूजा पंडाल के अध्यक्ष हैं। अरविंद जी, किस तरह की तैयारी है? माँ का पट खुल गया है। माँ का पट खुल गया है। बिहार वासियों के कामना के लिए, विकास के लिए माँ का ध्यान है बिहार पर। बिहार का विकास हो, बिहार के जनता का विकास हो, बिहार के लोगों का तरक्की हो, स्वस्थ हो, बिहार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। माँ के आशीर्वाद के लिए हमारे सारे भक्त लोग, सारे बिहार के लोग, सारे लोग मिलजुल करके आज सद्भावना के साथ माँ दुर्गा का आराधना कर रहे हैं कि बिहार का, देश का विकास हो, मानव का कल्याण हो और हम शांति से रहें, शांति से जिए और हमारा विकास हो। और भक्तों के फहरिस्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह की पत्नी जी, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी जी आई हैं माता की पूजा करने, संसार के कल्याण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और आपसी भाईचारा के लिए, सद्भावना के लिए। वो भी
माँ के शरण में आई हैं, माँ से आशीर्वाद लेने आई हैं, पूजा करने आई हैं, बिहार घूमने आई हैं। बिहार का माता के जो भक्त हैं वो तमाम जो भक्त हैं अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं। आप परिवार के साथ हैं, क्या मांगा है? ये माँ तो जगत जननी है, माँ से मांगा नहीं जाता, माँ तो देती रहती है। माँ की कृपा से आज हम इस धरती पर हैं, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार सब आज माँ की कृपा से ही है। तो माँ आशीर्वाद देती रहती है, दर्शन करने आए हैं माँ का। आपके चेहरे पे साफ तौर पे इमोशन दिख रहा है और जिस तरह से माँ की पूजा हो रही है, आप देखिए आरती की तैयारी की जा रही है, आरती शुरू हो चुकी है और अमीर शाह जी की जो पत्नी है वो आरती करने को तैयार हैं। आप देखिए पूजा अर्चना में तमाम लोग, तमाम जो भक्त हैं वो लगे हुए हैं और ये मनोरम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इस मनोरम दृश्य देखने के लिए आप कृष्णापुरी के इस पंडाल में आ सकते हैं। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। तमाम जो भक्त हैं वो अब पूजा अर्चना शुरू हो चुका है और देखिए आरती भी शुरू हो चुकी है। सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय सा माँ गौरी, तुम कौन से दिन धावत मैया जी को सब दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जिस शिद्दत के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और यही अब लगातार 4 दिनों तक चलता रहेगा। कैमसन गंधर्व के साथ विजय पांडे, जी मीडिया, पटना। वहीं नवरात्र के सप्तमी को मां दुर्गा का पट खुल गया। मां के दर्शन को भक्त पूजा पंडाल के तरफ जाने भी लगे हैं। पटना के एसके पुरी पंडाल में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और पूजा अर्चना की। मैं आया तेरे द्वार, सुन ले पुकार। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। तो पूरे देश में दुर्गा की धूम है, मगर कोलकाता की बात ही कुछ और है। यहाँ जिस घर में निकल जाइए आपको दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल जाएगी। अगर आप कोलकाता में नहीं हैं तो अफसोस की कोई बात नहीं, हम आपको कोलकाता के दुर्गा पूजा की रौनक दिखा रहे हैं कि आखिर वहां किस तरह तैयारियां चल रही हैं।